मेरा नाम अंगद है। मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ नया होने वाला था या फिर कुछ पुराना जो शायद मैं बड़ी गहराई से महसूस करने वाला था। मैंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, बहन के सर पर हाथ रखा और अपना लंच बॉक्स लेकर घर से निकल गया था। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करता था। ये कहानी मेरी नहीं है, बल्कि मेरे एक दोस्त की है जो मेरे साथ नौकरी किया करता था, सूरज। लेकिन अब पिछले 1 साल से वो कनाडा गया हुआ था। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि सूरज ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। मुझे देखते ही उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा, यार तुम कनाडा से कब आए? और आए तो आए, मगर तुमने मुझे अपने बारे में बताया ही नहीं। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आ जाता। उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। मैंने कहा, क्या हुआ है? वो खामोश हो गया। न जाने क्यों उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये वो सूरज नहीं था जो मेरा पक्का दोस्त हुआ करता था। आज मुझे उसके अंदाज और उसका मायूस चेहरा कुछ और ही बता रहा था। मैंने उससे उसकी परेशानी पूछने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए ही आया हूँ ताकि तुम्हें अपनी परेशानी बता सकूं, क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरी परेशानियों को बहुत अच्छे से समझते हो, और एक तुम ही हो जिसे यहाँ से जाते समय मैंने कुछ बताया भी नहीं था। मैं शुरू से ही नरम स्वभाव का इंसान था। लोग मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करते थे, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता था। मुझे लगता था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर मेरा स्वभाव नरम है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले का स्वभाव भी नरम होगा। सूरज भले ही मेरा मित्र था, लेकिन वो काफ़ी समय से विदेश में जॉब करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग पा रही थी। मगर जब उसकी जॉब लगी तो उसके अंदर घमंड आ गया। उसे कनाडा से जॉब का ऑफर आया था। वो वहाँ की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जाना चाहता था। उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। उसे लगता था कि कहीं मैं भी उसकी तरह कनाडा जाने के बारे में ना सोचूं। मगर उसके अंदर बहुत हिम्मत थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर इतनी दूर जा रहा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं करते। ऊपर वाले की कृपा थी, मैं यहाँ भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई थी। मेरे पापा भी थोड़ा बहुत कमा लिया करते थे, वो भी कभी कभी, लेकिन उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। मेरी सैलरी से घर का गुजारा आराम से हो जाता था। हालांकि सूरज शादीशुदा था। उसके परिवार में उसका कोई भाई भी नहीं था और पिता भी नहीं थे। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता 4 साल पहले स्वर्गवासी हो गए थे। और एक बहन है, वो एक अच्छी औरत थी। सुना था कि किसी स्कूल में टीचिंग करती है और उसकी शादी भी हो गई है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे। मैं उसकी शादी में गया था, लेकिन मैं कभी सूरज के घर नहीं गया था, क्योंकि सूरज ने कभी मुझे अपने घर बुलाया ही नहीं था। हम लोगों की दोस्ती को 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों में सूरज को लगता था कि उसके जितने भी अब तक दोस्त बने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मैं उसका सबसे खास दोस्त हूँ। मगर जब उसको कनाडा से जॉब की ऑफर आई तो उसे लगा कि वो मुझे ये बात बता देगा तो मैं उसकी कामयाबी से जल जाऊंगा। इसलिए उसने बिना बताए ही सबसे पहले तो यहाँ की कंपनी से रिजाइन किया और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए और जल्द ही कनाडा के लिए रवाना हो गया था। उसके बाद काफ़ी समय तक मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो सकी थी, और आज पूरे 1 साल के बाद उसे यहाँ अपनी आंखों के सामने देखकर मैं भी थोड़ा हैरान हुआ था। फिर उसकी कंडीशन भी कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है। मगर ये सदमा किस बात का था, क्या बात थी, वो अब मुझे बताने वाला था। नौकरी से रिजाइन तो वो पहले ही कर चुका था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मैं अभी भी इसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। इसीलिए वो मेरा इंतज़ार यहाँ गेट के बाहर ही कर रहा था। हम दोनों एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। उसकी खातिर मैंने अपना आज का दिन त्याग दिया था। मैं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि उसके चेहरे पर परेशानी और मायूसी देखकर उसे एक कैफ़े में ले गया था। मैंने सोचा, वो भले ही बीच रास्ते में भटक गया था, उसने मुझे गलत समझ लिया था। उसे लगता था कि मैं उसकी तरक्की से जल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे खुद के हालात अच्छे खासे थे, तो फिर मैं उसकी तरक्की से क्यों जलता। वो टेबल पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगा। पहले तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि उसने मुझे कुछ भी बिना बताए कनाडा जाने का फैसला किया। मैंने उससे कह दिया कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी इस बात से निराश नहीं हूँ। इंसान को जहाँ कामयाबी मिलनी चाहिए
उसे वहीं जाना चाहिए। उसने बताया कि कनाडा में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, मगर दिक्कत मेरे परिवार की थी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी क्या परेशानी है, लेकिन अगर तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। शायद तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उसने कहा कि अंगद, मैं जानता हूँ कि तुम ही एक वो इंसान हो जो मेरी परेशानी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तभी तो मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया हूँ, तुम्हारे पास, तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें नहीं पता, मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, जिसकी शायद मुझे माफ़ी भी नहीं मिल सकती। सूरज की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। वो बात करते करते रुक जाता था, फिर आंखों से आंसू बहने लगते थे। मैं उसके साथ ही बैठा हुआ था। वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया था, मगर उसने कॉफ़ी को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा कि अच्छा बताओ क्या बात है। उसने पलक झपकाई और फिर जैसे किसी और वक्त में जा चुका हो, धीरे से कहने लगा, उस दिन के बाद मैं कभी खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाया, जैसे कुछ छिन गया हो। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो मेरा आखिरी सहारा थी। सूरज की आंखें हवा में देख रही थी। उसने कहा, जब मेरे पिता इस दुनिया से गए तब मैं 5 साल का था। माँ ने 2 नौकरियां की, दूसरों के घरों में बर्तन धोए, कपड़े सिले, इसलिए मैं पढ़ सकूं, अच्छा इंसान बन सकूं, अच्छा खा सकूं, अच्छा पहन सकूं। पर मैंने नरम शब्दों में उसे तसल्ली दी। उसने कहा, कभी मैंने अपनी माँ को सुकून की जिंदगी गुजारते हुए नहीं देखा। फिर वक्त बदला और मैं बड़ा हो गया। नौकरी मिली, शादी हुई, पत्नी अच्छी थी, लेकिन सिर्फ शादी के कुछ दिनों तक। मुझे अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जब रात को मैं घर जाता था तो वो मेरे लिए सच संवर कर तैयार हो जाती थी। मेरी सेवा में कोई कमी नहीं करती थी, जैसा मैं कहता वैसा ही किया करती थी। मगर माँ के मुंह से सुनने को मिलता कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। माँ को उसके अंदाज पसंद नहीं आए थे। झगड़े होने लगे। मैंने बीच का रास्ता सेलेक्ट करने के बजाय एक दिन माँ से ही कह दिया कि वो कुछ दिन मामा जी के घर चली जाए, घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। हालात बेहतर होने लगे थे। हालात बेहतर होने तक वो मामा जी के घर रुकी। इतना कहकर सूरज खामोश हो गया था, जैसे शब्दों की गांठ खोलना उसके लिए मुश्किल हो गया हो। फिर उसने कहा, मैंने उस समय सोचा कि माँ को मामा जी के घर भेजने का फैसला सिर्फ वक्ती तौर पर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वक्ती फैसला मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगा। मैंने पूछा, तो फिर क्या तुमने हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को मामा जी के घर छोड़ दिया? तुमने कभी उनको बुलाने की कोशिश नहीं की? मैंने धीरे से सवाल किया था। मेरा सवाल सुनकर सूरज के चेहरे पर थकन के एक्सप्रेशन आ गए थे, लेकिन शब्द जैसे बरसों से उसके अंदर फंसे हुए थे। उसने कहा कि मैं तो माँ को मामा जी के घर छोड़कर बेफिक्र हो गया था कि वो मामा जी के पास है। इतना कहकर सूरज ने सांस लिया और नज़र नीचे कर ली थी। फिर कहने लगा कि मैं तो ऑफिस में अपने काम में मगन रहता था, मगर मुझे क्या पता था कि घर में क्या होता है। उसने कहा, पत्नी तो घर में सुकून से रह रही थी, मगर फिर मैं विदेश की जॉब के लिए भागने लगा। उसी दौरान मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। जिंदगी जैसे तंग वायर बन गई थी। अस्पताल, रिपोर्ट्स, दवाइयाँ, उन सब के बीच माँ कहीं बहुत पीछे रह गई थी, और एक तरफ नौकरी तलाश करना और विदेश जाने का सपना देखना। वो खामोश हो गया, जैसे कोई नज़ारा उसकी आंखों के सामने लौट आया हो। उसने बताया कि पहले तो मामा जी का फ़ोन आता था। वो कहते थे कि बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, रोज़ाना सुबह चाय बनाती है, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, पूजा पाठ करती है। मामा जी की बात सुनकर मैं सुकून का सांस ले लिया करता था कि चलो अच्छा है, माँ खुश है, समझता था सब ठीक है। फिर एक दिन फ़ोन बंद हो गया। कई बार मामा जी को कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद गाँव चले गए होंगे। मेरी पत्नी की तबीयत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ख़राब हो रही थी। वक्त मिला ही नहीं कि खुद जाकर माँ को देखता हूँ। इतना कहकर सूरज ने आंखें बंद करके सर झुका लिया और खामोश हो गया। मैं उसकी पूरी बात सुनता रहा। हमारे आसपास कैफे में काफी सारे लोग बैठे हुए थे और बाहर की रोशनी पूरी हो चुकी थी। फिर उसने अपनी आगे की बात कही। माँ को मामा जी के घर रहते हुए 5 महीने गुजर गए। मेरी पत्नी से भी घर का कोई काम नहीं हो रहा था। माँ को देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, माँ वापस आ गई। अब तो माँ घर का काम कर लेगी और साथ ही मेरी पत्नी को भी संभाल लेगी। मैं तब भी यही नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरी कोशिश अभी भी जारी थी कि मेरी नौकरी विदेश में लग जाए, और फिर मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी कनाडा में नौकरी लग गई। मैं बहुत खुश हुआ था।
मगर माँ के घर में वापस आ जाने के बाद फिर से वही हंगामे थे। मेरी पत्नी रोज मुझसे शिकायत करती थी। कभी कहती कि तुम्हारी माँ मुझे ताने देती है, कभी कहती कि तुम्हारी माँ वो कहती है कि प्रेग्नेंट होकर बिस्तर पर पड़ गई है, घर का कोई काम नहीं करती। मैंने कभी अपनी माँ की बात को सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की थी, बस हमेशा अपनी पत्नी की बात पर विश्वास किया करता था। एक तो मैं खुश था, दूसरी तरफ मेरी पत्नी के इलाज पर काफ़ी पैसे उठ रहे थे और तीसरी तरफ मैं अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहा था कनाडा जाने के लिए। मैं चाहता तो कुछ समय के लिए रुक सकता था। मैं सोच भी रहा था कि जब तक मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी का टाइम पूरा नहीं हो जाता, मुझे यहाँ से कनाडा नहीं जाना चाहिए। लेकिन घर की रोज़ रोज़ की चिक-चिक से मैं बहुत तंग आ गया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ जाकर अच्छी नौकरी करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा। मेरा वीज़ा भी आ गया था। अब मेरी पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। मुझे 2 दिन बाद ही कनाडा के लिए रवाना होना था। उस शाम जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी और माँ के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही थी। उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। बात सिर्फ इतनी हुई थी कि मेरी माँ ने हम लोगों के लिए खाना तो बनाया था, लेकिन उसमें मेरी पत्नी को मिर्च तेज लगी। उसका कहना था कि डॉक्टर ने उसे परहेज का खाना बताया है। मेरी माँ ने जानबूझकर उसके खाने में मिर्च तेज कर दी है। माँ कह रही थी कि बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक से कोई काम नहीं होता, गलती से मिर्च तेज हो गई, मगर इस छोटी सी बात पर तुम्हारी पत्नी ने पूरा घर सर पे उठा लिया है। मुझे गुस्सा आया। दोनों बराबर से बोल रही थी। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि मैं थका हुआ ऑफिस से घर आया हूँ। इस घर को चलाने के लिए ही तो मैं कनाडा जा रहा हूँ। मैंने एक तरफ अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि मैं तुमसे भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं परसों कनाडा जा रहा हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आऊँगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम अपनी माँ के घर ही रहोगी। दूसरी तरफ मैंने अपनी माँ को भी डांट लगाई और कहा कि मैं जब तक वापस नहीं आ जाता, आप इस घर में अकेले रहोगी। ये खबर उन दोनों के लिए नई थी। दोनों ही मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। जिस दिन मेरे कनाडा जाने का टाइम आया, उसी दिन की सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आया था, उसके सामान के साथ। हालांकि वो रो रही थी और कह रही थी कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मैंने उसकी एक न सुनी और दूसरी तरफ माँ भी बहुत रो रही थी कि बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने माँ से कहा कि मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। मैं तुम लोगों को वहाँ से तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक पैसे भेजता रहूँगा और दोनों ही खामोशी से रहना। स्नेहा अपनी माँ के घर रहती रहेगी और आप इस घर में रहोगी। माँ ने कहा बेटा, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। मैंने कहा मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ, आपको इस घर में ही रहना है। मैंने मोहल्ले वालों से कह दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मेरे पास ट्यूशन के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपनी जवानी में टीचर हुआ करती थी, मगर अब जब से तुम्हारी पत्नी से मेरा दिल बेजार हो गया, तब से मैंने बच्चों को दोबारा से ट्यूशन के लिए बुलाना शुरू कर दिया। मेरा उनके साथ मन लगा रहता है। मैंने कहा माँ, मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर आप फालतू की बातें करो, मेरी पत्नी की बुराई करो और हमारे घर के भेद दूसरों को बताओ। मैं यही चाहूँगा कि आप घर के अंदर बंद रहो। घर में सारा राशन पानी मौजूद है, अपना ख्याल रखना। माँ रोती रह गई। मैंने उनकी एक न सुनी और माँ को घर के अंदर बंद करके मेन गेट का ताला लगाकर मैं अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया था। घर से निकलने के बाद ना तो मुझे अपनी पत्नी का ख्याल था और ना ही अपनी माँ का ख्याल था। मुझे तो सिर्फ अपनी कनाडा जाने की और खूब सारा पैसा कमाने की खुशी नजर आ रही थी। मैं वही इस खुशी में मगन हो गया था। फिर मैं वहाँ दिल लगाकर नौकरी करने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे वहाँ काम करते हुए 6 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हालांकि मेरी पत्नी मुझे फ़ोन किया करती थी। मेरी माँ का तो अकाउंट नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी का अकाउंट था। मैंने अपनी पत्नी के अकाउंट में रकम भेजना शुरू कर दी। मगर बहुत अजीब बात थी कि मेरी पत्नी 1 महीना पूरा भी नहीं होता था, मेरी भेजी हुई रकम पहले ही ख़त्म कर देती थी। हालांकि वो अपने मायके में रह रही थी और हर बात पर मुझसे कहती थी कि हमारा बेटा हुआ है और बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दवाई का खर्च है, पहला बच्चा है, कपड़ों की शॉपिंग का खर्च होता है, डायपर वगैरह, दूध का डब्बा खरीदना होता है। इन सब चीज़ों में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने उसको कई बार कहा था कि तुम घर हो आओ
और थोड़े से पैसे माँ को भी दे आना। मेरी पत्नी के पास पहले ही हमारे घर की एक चाबी मौजूद होती थी। मुझे लगा कि वो एक दो बार माँ को देखने के लिए चली गई होगी, उन्हें पैसे भी दे आई होगी। हम दोनों जब घर में रहते थे तो हमारे बीच कई कई बातों पर झगड़ा होता था। सबसे ज्यादा झगड़े की वजह तो मेरी माँ ही होती थी। लेकिन अब जब मैं कनाडा में था और मेरी पत्नी अपने मायके में थी, तो सिर्फ उसे पैसों से मतलब होता था और वो महीना पूरा होने से पहले ही सारे पैसे खत्म करने के बाद मुझसे दोबारा पैसे मांगती थी। जब जब मैं उससे माँ के बारे में बात करता तो वो कह देती थी कि मैं माँ के पास गई थी, उनको पैसे भी दे आई थी। मगर सच ये था कि मेरी पत्नी सिर्फ अपने मायके में ही थी। वो कभी मेरी माँ के हालचाल लेने के लिए वापस गई ही नहीं। मैंने भी अपनी माँ से खुद बात नहीं की, सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुनकर ही दिल को तसल्ली देता रहता था। एक दिन मेरे पास मामा जी का फोन आया था। मामा जी ने बताया कि बेटा, काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारी माँ का कुछ अता पता नहीं है। कहाँ है तुम्हारी माँ? मैंने मामा जी से कहा था कि मामा जी, माँ तो घर पर ही होती है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल आओ, और वो घर में अकेले रहते रहते बोर हो गई होंगी। आप उनको अपने साथ अपने घर ले जाना, और जब घर जाओ तो मेरी उनसे बात करवा देना। मामा जी कहने लगे कि ठीक है बेटा, मैं बात करवा दूंगा और अपने घर भी ले जाऊंगा। मगर कई महीने गुजर गए। मेरी पत्नी तो मेरी माँ के बारे में कोई जिक्र करती ही नहीं थी। मैं उससे कोई भी बात करता तो वो बात को घुमा दिया करती थी, और काफी समय हो गया था। मामा जी का भी कोई फोन नहीं आया था। एक दिन कनाडा में ही मुझे एक पुराना जानने वाला मिल गया था। वो भी वहीं पर नौकरी कर रहा था। उसने मुझे पहचान कर मुझे एक बात बताई। कहने लगा कि यार, बड़ा अफसोस हुआ, 2 महीने हो गए तुम्हारे मामा जी की मौत को। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। ये सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, कब और कैसे ये सब हुआ? उसने बताया कि हादसा हुआ था। उनके घर वालों ने बताया था, शायद वो अपनी बहन के घर जा रहे थे, मतलब तुम्हारे घर जा रहे थे। किसी ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी जान चली गई। ये सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे अपनी पत्नी पर आया था। मामा जी से बात होने के अगले दिन मैंने अपनी पत्नी स्नेहा से बात की थी और उससे कहा था कि मेरी मामा जी से बात हुई थी। मैंने मामा जी से कहा है कि वो घर जाकर माँ से मिलाएं और उनको अपने साथ अपने घर भी ले जाएं। तब तो मेरी पत्नी ने मेरी बात खामोशी से सुन ली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरी उससे बात हुई और मैंने उससे पूछा कि तुम घर गई थी दोबारा, तो उसने कहा कि हाँ गई थी, घर में ताला पड़ा हुआ था, तुम्हारी माँ मामा जी के घर चली गई हैं। मेरी उनसे बात हो गई थी, मगर जब मामा जी हमारे घर पहुंचे ही नहीं थे, बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी, तो फिर मेरी पत्नी ने झूठ क्यों बोला? माँ का क्या हुआ? वो घर में है या फिर? मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल आने लगे थे। इतना कहकर सूरज रोने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं भी उसकी कहानी सुनकर गुम हो गया था। उसने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी ने उसके बाद मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। मुझे अपनी पत्नी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, न कोई संदेश आया, न कोई खबर मिली। मैं समझा कि माँ मामा जी के घर चली गई होंगी या फिर अपनी किसी सहेली के घर चली गई होंगी। लेकिन मेरे पास माँ की किसी सहेली का नंबर नहीं था। लेकिन सच तो ये था कि वो मेरे बाद अकेली रह गई थी। सूरज की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। पूरे 1 साल तक एक औरत एक गलतफहमी की बुनियाद पर बर्बाद हो चुकी थी। मैंने कहा, फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे हल्की आवाज में पूछा था। उसने कहा, इस रात जब मुझे वो सपना आया, जब सपने में दरवाजा बज रहा था और घर के जिस दरवाजे को मैं ताला लगाकर आया था, इस दरवाजे के पीछे से मुझे आवाज सुनाई दे रही थी कि बेटा, बेटा, मैं घर के अंदर हूँ बेटा, मुझे बचा लो। इसका मतलब साफ साफ यही है कि जिस दिन से मैं अपनी माँ के घर को ताला लगाकर आया था, वो ताला इस तरह से वहां पर लटका रहा और मेरी माँ पूरे 1 साल तक उस घर के अंदर कैद रही। अब मैं नहीं जानता कि मेरी माँ की हालत कैसी है और कैसी नहीं है, मगर गुस्सा मुझे अपनी पत्नी पर आता है, जो मुझे ये तसल्ली देती रही कि माँ से मिलती थी, उनको पैसे भी देती थी। मैं काफी समय से अपनी पत्नी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके मायके गया तो वहां भी कोई नहीं था, वहां पर भी ताला लगा हुआ था। घर गया, वहां भी ताला उसी तरह से लगा हुआ था जैसे मैंने लगाया था, और उसकी चाबी अभी भी मेरे पास है। हिम्मत नहीं हुई ताला खोलकर घर के अंदर जाने की। सोचा कि कोई अपना हो जिसे मैं अपनी पूरी कहानी सुना सकूं, कोई ऐसा हो जो मेरी बात सुनने के बाद मेरे साथ चले, मेरी मदद करे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया।
बस जब मुझे मामा जी की मौत की खबर पता चली और उस रात मुझे वो सपना आया, तभी मैंने वहां से वापस आने का फैसला कर लिया। कोई तैयारी नहीं की, बस एक छोटा सा बैग और माँ की वो फोटो जो मेरे पर्स में हमेशा रही थी। रात का प्लेन का सफर मुझे बहुत लंबा लगने लगा था। मैं कल रात ही यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने कहा, सूरज, तुम्हें किसी ने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया? उसने कहा, रात को अंधेरा था, गली सुनसान थी। दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हुआ, मेरी हिम्मत टूट गई। पूरा 1 साल गुजर चुका था, पर वही ताला वैसा का वैसा ही लगा हुआ था। उस पर धूल जम चुकी थी। पड़ोस के दरवाजे बंद थे, कोई हरकत नहीं थी। मैं कुछ मिनट वहां खड़ा रहा और फिर वापस पलट आया। सीधा मंदिर गया, वहां जाकर बहुत रोया। याद आई, मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था। सूरज खामोश हो गया। मैंने कहा, सूरज, अब क्या करना है? अब अपने घर का बंद दरवाजा खोल दो, उसे खोलने की कोशिश करो। उसने कहा, दरवाजा खोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, दरवाजा तो तुम्हें खोलना पड़ेगा, देखना होगा कि वहां तुम्हारी माँ मौजूद है या नहीं। इतने में ही उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और रोती हुई आंखों से कहने लगा, अगर माँ वहां मौजूद हुई तो क्या मैं उनकी ऐसी हालत देख सकूंगा जो उस बंद घर के अंदर हुई होगी? उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया था। मैंने दोबारा से उससे बात की और कहा, तुमने इस बारे में किसी और को बताया? उसने कहा कि नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। अब सोच रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज करवा देता हूँ, मगर डर लग रहा है, अगर कुछ बुरा हो गया तो मुझ पर ही इल्जाम आ जाएगा। मेरा दिल तो यही कहता है कि माँ कहीं नहीं गई, न किसी ने उन्हें संभाला, वो वहीं पर अकेली रही होंगी। सूरज की बातों में बहुत मायूसी थी। उसने गलती तो की थी, लेकिन वो खुद को सजा का हकदार भी समझ रहा था। एक तरफ वो अपनी पत्नी की तरफ से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ के साथ जो उसने गलती की थी, उसकी वजह से बहुत पछता रहा था। मैंने उससे कहा कि चलो तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। वो हैरान रह गया और कहने लगा कि कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे यहाँ? मैं सुबह उसके मायके गया था, वहां पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा, तो फिर तुम अपनी पत्नी को तलाश करो। उसके पास तुम्हारा बच्चा है, जिसे अभी तक तुमने देखा भी नहीं है। और तुम्हारी पत्नी भला बीच मझधार में छोड़कर तुम्हें ऐसे कैसे जा सकती है? तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी तो उससे वजह तलाश करो कि आखिर वो क्यों तुम्हारी माँ से नहीं मिली। सूरज के अंदर हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं सूरज को लेकर उसकी पत्नी के मायके पहुंच गया था। वहां जाकर हमने आसपास के लोगों से पता किया कि स्नेहा के परिवार वाले कहाँ गए हैं। उन लोगों ने बताया कि स्नेहा ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर सूरज हैरान रह गया कि उसकी पत्नी की उससे पिछले महीने तो बात ही हुई थी। पड़ोसी ने बताया कि हाँ हाँ, पिछले महीने तक तो ये लोग यहीं पर रहते थे, लेकिन उसके बाद घर बेचकर कहाँ गायब हो गए, हमें कुछ नहीं पता। मगर हमें तो ये पता चला था कि स्नेहा के पति ने उसे छोड़ दिया है। वो उसे छोड़कर कनाडा चला गया और स्नेहा पिछले 1 साल से अपने माता पिता के साथ रह रही थी। वो लोग तो गरीब थे, मगर ना जाने कहाँ से उन लोगों के पास बड़े पैसे आ रहे थे। उन्होंने इस घर को बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन घर बेचने से पहले उन्होंने सबसे पहले स्नेहा की शादी एक लड़के से करवाई थी। वो लड़का यहाँ बहुत आता जाता था, स्नेहा से मिलता था। सुना था स्नेहा की उसके पुराने पति के साथ डाइवोर्स हो गई, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर सूरज को एक जोरदार झटका लगा था। उसे ये यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है। वो रोने लगा। फिर उसने कांपती हुई आवाज में पड़ोस की उस औरत से सवाल किया कि स्नेहा के पास एक बच्चा भी था। वो बच्चा? उन्होंने कहा कि हाँ, स्नेहा के बच्चा हुआ था, मगर सुना था कि बच्चा तो जन्म के फौरन बाद ही मर गया था। ये सुनकर सूरज फूट फूट कर रोने लगा। उस औरत ने कहा, आप लोग क्या स्नेहा के रिश्तेदार हो? लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि सूरज स्नेहा का पहला पति है, तो ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई थी। फिर उसने जाते जाते हमें एक काम की बात बताई। स्नेहा और उसके परिवार वाले बहुत चालाक लोग हैं। यकीनन उन लोगों के पास जो पैसा 1 साल से आ रहा था, वो हो सकता है तुम्हारी ही कमाई हो, क्योंकि हमने उनको पूरी बात बता दी थी कि स्नेहा ने झूठ बोला है। सूरज ने स्नेहा को कोई डिवोर्स नहीं दी थी, बल्कि वो तो उसे उसके मायके में छोड़ गया था। साथ ही पड़ोसन ने ये भी बताया कि स्नेहा और उसके परिवार वाले बहुत चालाक लोग हैं। यकीनन स्नेहा को तुमसे ज्यादा कोई और अमीर लड़का मिल गया होगा, इसलिए तो उसने तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। सच में स्नेहा बहुत चालाक लड़की थी। सूरज बहुत ज्यादा उदास हो गया था। फिर हम दोनों चलते चलते सड़क के किनारे बनी मुंडेर पर बैठ गए थे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा।
ऐसा लगा जैसे उस जैसा लाचार इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा हो। सारी दुनिया की थकन और मायूसी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। मैंने कहा, अब क्या करना है सूरज? उसने कहा कि यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जिस पर विश्वास किया, जिसे अपनी मेहनत के पैसे कमाकर भेजता रहा, वो मुझे धोखा देकर चली गई। आखिर स्नेहा को क्या जरूरत पड़ी थी मेरे साथ ये सब कुछ करने की? मैंने अपनी माँ पर विश्वास ना करके उसके और उसके बच्चे के बारे में सोचा, मगर उसने मेरे साथ क्या किया? मैं अपने पास पैसे नहीं रोकता था, सोचता था कि मेरा बच्चा उसके पास है। आखिरकार मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ, अपनी पत्नी और बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ ना। इसलिए मैं सारे पैसे अपनी पत्नी को भेज दिया करता था और वो मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ तक कि हर बात पर मुझसे झूठ भी बोल रही थी। मैंने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। वो सड़क को घूर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि माँ को ढूंढते हैं। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, चलो। रास्ते में चलते हुए वो कह रहा था कि मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। पूरे 1 साल वो ताला सिर्फ दरवाजे पर नहीं लगा, बल्कि मेरे दिल पर भी लगा है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब ये कहानी एक भटके हुए इंसान की नहीं रही थी कि एक बंद दरवाजे, एक लावारिस समय और एक खोई हुई जिंदगी की पूरी गवाही बन चुकी थी। मैंने धीरे से कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें इस दरवाजे को खोलना होगा। हम सूरज के घर के बाहर खड़े हो गए थे। मैंने कहा, सूरज, अंदर जो कुछ भी हो तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस समय तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ऊपर वाला भी शायद वो तुम्हें एक और मौका देना चाहता है। एक दरवाज़ा शायद पहली बार सच में खुलने के करीब था। मैंने उसकी आंखों में वो डर देखा था जो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। वो सिर्फ किसी पाप का एहसास नहीं था, वो किसी हकीकत की सच्चाई से पहले की दहशत थी। जैसे वो जानता हो कि दरवाजे के पीछे जो कुछ है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, देखते हैं कि अंदर क्या है। मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था, लेकिन दिल में हल्की सी कपकपी थी। अगर सच में उसकी माँ अंदर हुई तो हम उनको किस कंडीशन में देखेंगे? ये सिर्फ जुर्म नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा एहसास होगा जो बहुत देर से खामोश था। वो इंसान उठने के काबिल नहीं था, कांप रहा था, टांगें जमीन में जकड़ गई थी। मैंने उसके बाजू थामे उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसे दरवाजे के करीब लेकर गया। मगर उसकी आंखें लगातार बोल रही थी कि वो तैयार नहीं है, मगर अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रही थी। दरवाज़ा खोलने से पहले फिर से अपना हाथ रोक लिया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से सफ़ेद हो रहा था। मेरी पत्नी बार बार बेटे की बीमारी का कह कहकर और उसकी ज़रूरतों का कहकर मुझसे पैसे लेती रही और मैं अपनी माँ को भूल गया और अब किस्मत ने मुझे भी वैसे ही तोड़ दिया है। मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं कनाडा से नौकरी छोड़कर आ गया, यहाँ की भी नौकरी छोड़ दी थी। मेरी पत्नी मेरी सारी जमा पूंजी ले गई। मेरा बेटा नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, अब सिर्फ ये घर है। पता नहीं ये घर खाली है या माँ की आवाज़ों से भरा हुआ है। उसने फिर से अपने हाथ में चाबी को देखा। मैंने कहा, ताला खोलो, हिम्मत रखो, थोड़ा सा और रह गया है, हिम्मत करो एक बार फिर से। उसने फिर से ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने फिर से घुटने जोड़कर जमीन पर बैठ गया और अपने हाथों को चेहरे पर रखकर रोने लगा। रोते हुए कहने लगा कि मेरी माँ मुझे इसी दरवाजे से स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। पिताजी के बिना उन्होंने मेरी परवरिश की थी। यही वो घर है जिसमें मेरी माँ ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों कुछ लम्हे के लिए खामोश रहे। फिर उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इसी घर पर खाली हाथ लौटूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम खाली हाथ नहीं लौटे हो, तुम्हारे पास अब सच है और सच कभी खाली नहीं होता। उसने सर हिलाया, कहने लगा कि बस प्रार्थना करो दरवाज़ा अभी खुला और जो भी सच हो मैं उसे सहने के काबिल हो जाऊं। सूरज से जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया था। शायद ये सब कुछ उसकी लापरवाही का नतीजा था। विदेश जाने की खुशी, पत्नी पर विश्वास करने का भरम और माँ को लाचार छोड़ देने की गलती। गली सुनसान थी, आसपास के लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने फौरन सूरज को पहचान लिया। कहने लगे कि बेटा तुम आ गए, कहाँ है तुम्हारी माँ? सूरज शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने जाने से पहले लोगों को बताया था कि वो अपनी माँ और पत्नी को साथ लेकर जा रहा है, मगर वापस क्यों नहीं लाया था? पत्नी के बारे में तो लोगों को पता चल गया था कि वो इसी शहर में है, मगर माँ कहाँ थी?
मोहल्ले वालों ने उससे सवाल किया तो वो खामोश रहा, शर्मिंदा रहा। एक औरत आगे बढ़ी और कहने लगी कि बेटा, हमारे दिल में ख्याल आया था कि दरवाजे पर कुछ बदला नहीं है, लेकिन अब मोहल्ले वाले ज्यादा कुछ पूछगछ नहीं करते। सूरज के लिए सच छुपाना अब नामुमकिन सा हो गया था। वहां हम लोगों को देखकर मोहल्ले के थोड़े थोड़े लोग जमा होने लगे थे। सूरज ने फिलहाल अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और अंदर चला गया था। मैं भी उसके साथ साथ अंदर गया था। गली में दोबारा सन्नाटा छा गया। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, कहने लगा कि ये वही दरवाजा है जहां माँ रोज बैठकर मुझे ऑफिस जाते हुए आशीर्वाद दिया करती थी। मेरी माँ को यकीन था कि मैं वापस आऊंगा। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि बेटा, मुझे बंद करके मत जाओ, मैं अकेली कैसे रहूंगी, लेकिन तुम जल्द वापस आना। खामोशी से सूरज के साथ खड़ा हुआ था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, रंग उड़ गया था और ताला धूल से भर चुका था। दरवाजा धीरे से खुला, हम अंदर गए। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया था। मैंने मोबाइल की रोशनी ऑन कर दी थी। अंदर खामोशी के सिवाय कुछ भी नहीं था। हमने धीरे से अंदर कदम रखा और दरवाजे के दाएं साइड पर खड़े होकर सूरज ने कहा कि माँ, मैं आ गया हूँ। मैं कुछ कदम पीछे होकर खड़ा हो गया था। सूरज ने आगे बढ़कर घर की सारी लाइट्स ऑन की। पूरे घर में रोशनी हो गई थी। घर में हर तरफ धूल और जाले नजर आ रहे थे, जैसे कब से इस घर की सफाई न हुई हो। सूरज ने अपनी माँ को घर के हर कोने में तलाश किया, हर कमरे में तलाश किया, मगर उसकी माँ कहीं भी नहीं थी। वो चिल्ला रहा था कि माँ, मैं आ गया हूँ, माँ तुम कहाँ हो। मगर हैरानी की बात ये थी कि सूरज की माँ घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। हमारी सोच के मुताबिक भले ही सूरज की माँ की मौत हो गई होगी, क्योंकि 1 साल तक इस बंद घर में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता था, तो फिर सूरज की माँ की लाश कहाँ गई। 1 साल तक उनकी लाश खराब भी हो जानी थी, मगर कुछ तो ऐसा होता जो हमें घर के अंदर मिलता। अगर सूरज की माँ घर के अंदर थी, उनका कोई नामो निशान भी क्यों नहीं था। भला बंद घर में अंदर से सूरज की माँ कैसे गायब हो सकती है। उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन लाश का कोई ना कोई क्लू तो मिलना चाहिए था। सूरज फूट फूट कर रोने लगा, चिल्ला चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगा, मगर कहीं से भी उसकी माँ का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मोहल्ले के लोगों को भी उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं था। एक एक करके सारे मोहल्ले वाले घर के अंदर जमा हो गए थे। जब सूरज ने उन्हें बताया कि मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर नहीं गया था, बल्कि उन्हें इस घर के अंदर ताले में बंद करके चला गया था, मोहल्ले के लोगों ने कहा, हम तो यही समझते रहे कि तुम अपनी माँ को अपने साथ ले गए हो, इसलिए हमने उनके बारे में कोई भी जानकारी निकालने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर हमें पता होता कि सुमित्रा जी घर के अंदर मौजूद है, तो हम कुछ भी करके सुमित्रा जी को घर से बाहर निकाल लेते। मैंने कहा, क्या आप लोगों ने यहाँ किसी को आते जाते देखा? क्या आप में से किसी को लगा कि कोई घर के दरवाजे पर आया था, छत से कूद कर आया था? मगर किसी को कुछ भी पता नहीं था। छत से भी घर के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि छत का दरवाजा भी लॉक था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि सूरज की माँ मर गई या फिर गायब हो गई, और अगर गायब हो गई तो फिर कहाँ गायब हो गई। भला ये घर अब एक रहस्यमय घर बन गया था। एक जीती जागती औरत इस घर से कैसे गायब हो सकती थी? अगर वो मर गई थी तो फिर उसके शरीर के टुकड़े कहाँ थे? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैंने सूरज को संभाला और उसे सुझाव दिया कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हमने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तो उनको पूरी बात बताई गई। पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे कि 1 साल तक घर में बंद रहने वाली औरत कहाँ गई। अगर वो इस घर में मर गई है तो फिर यकीनन उनकी लाश सड़ी होगी, और लाश सड़ती है तो मोहल्ले वालों तक बदबू भी पहुंचती। मगर इस घर में तो बदबू का दूर दूर तक भी पता नहीं था। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। सूरज की माँ अगर जिंदा थी तो वो कहाँ थी, और अगर मर गई थी तो फिर कहाँ गई? ये सवाल हमारे ही जुबान पर नहीं, बल्कि हर किसी की जुबान पर था। एक गुत्थी जिसे हम सुलझाने के लिए आए थे, वो तो उलझ गई थी। पूरा दिन मुझे सूरज के साथ हो गया था। फिर 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए। सूरज दिन रात रोता रहता था, मैं उसे संभालता रहता था। मैं भी अपने घर का इकलौता बेटा था, अपनी नौकरी की ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता था और अपने घर वालों से भी दूर नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने मोहल्ले वालों से कहा था कि वो सूरज का ख्याल रखें। पुलिस अपना काम कर रही थी, मगर पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस को स्नेहा पर भी शक था, और पुलिस स्नेहा को भी तलाश कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि स्नेहा ने ही सूरज की माँ के साथ कुछ किया हो।
सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। जो सच 1 साल पुराना हो चुका था, उस सच को जब से हमने तलाश करना शुरू किया था, हमारी तलाश बेकार नहीं गई थी। पुलिस ने स्नेहा का पता तो लगा ही लिया था। स्नेहा का सामना जब सूरज से हुआ, तो सूरज को बहुत गुस्सा आ रहा था। स्नेहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसका कहना था कि तुम मुझे प्रेगनेंसी की कंडीशन में छोड़कर कनाडा चले गए थे। मैं इस बात से नाराज थी और मैंने सोच लिया था कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुमने अपनी माँ को घर में बंद कर दिया है। उसने कहा कि जब तुम मुझे हर महीने पैसे भेजते रहे, तो मैं इन पैसों को जोड़ती रही और जल्द ही हमने दूसरे शहर जाने का बंदोबस्त कर लिया। मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, इसलिए जन्म के समय बच्चा नहीं बच सका और मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। मैं बच्चे का कह कहकर तुमसे जल्दी जल्दी पैसे वसूलती रही और फिर मैं अमन नाम के एक लड़के से मोहब्बत करने लगी। उसने कहा कि वो मुझसे शादी कर लेगा। तुमसे अच्छे खासे पैसे वसूलने के बाद मैंने अमन से शादी कर ली और वो मोहल्ला छोड़ दिया। मगर मैं तुम्हारी माँ के पास कभी नहीं गई। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मैं तुमसे झूठ बोलती रही थी कि मैं तुम्हारी माँ से मिलती हूँ, उनको पैसे भी देती हूँ। लेकिन जिस दिन से तुम मुझे मेरे मायके छोड़ कर आए थे, मैं दोबारा उस बुढ़िया से मिलने कभी नहीं गई। मुझे तुम्हारी माँ पहले ही पसंद नहीं थी और ना ही मैं तुम्हारे घर वापस जाना चाहती थी। मैंने तो अपने दिमाग में पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगी। मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर अकेला छोड़कर चले गए। तुमने कनाडा जाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन जाने से 2 दिन पहले मुझे बताया। सूरज कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि मैंने अपनी माँ के साथ भी गलत किया। तुम्हें तो मैं तुम्हारे घर वालों के हवाले कर कर गया था, लेकिन अपनी माँ को तो अकेला छोड़ कर गया था। इतना कहकर वो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा था। स्नेहा को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो जमानत पर छूट गई थी। लेकिन सूरज की माँ के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं ऑफिस में था जब अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा तो सूरज का फोन आया था। मैंने फौरन फोन रिसीव किया। सूरज ने बताया कि जल्दी अस्पताल पहुंचो। मैं उसके बताए हुए अस्पताल पहुंचा तो एक नई हकीकत मेरे सामने आई थी। सूरज के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और एक औरत सूरज के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी। अधेड़ उम्र की औरत। सूरज ने मुझे देखकर कहा, भाई देखो, ये औरत मेरी माँ है। सूरज के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने ध्यान से सूरज और उस औरत की तरफ देखा जो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन सूरज के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सूरज ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है अंगद। मेरी माँ मुझे मिल गई। मैं यह हकीकत जानना चाहता था कि उसकी माँ कैसे मिली। ये सब कुछ सूरज की माँ ने अपनी जुबानी मुझे सुनाया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब आज सुबह सूरज हर दिन की तरह अपनी माँ को तलाश करने के लिए कहीं न कहीं फिर रहा था, आज भी जब वो हाईवे के रास्ते पर जा रहा था, तब अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि उसकी आंखों में उसकी माँ की यादें थीं और वो उन्हीं यादों को लेकर अपनी माँ को तलाश कर रहा था। जब उसकी जोरदार गाड़ी से टक्कर हुई, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, उसके सर से खून बह रहा है और वो जमीन पर बेसुध गिर गया। लेकिन एक औरत जिसने उसे संभाला और उसे अस्पताल तक लेकर पहुंची, बेहोश होने से पहले उसने देखा था कि वो औरत कोई और नहीं, उसकी माँ है। वो अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे माँ माँ पुकार रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थी। फिर जब अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा तो इलाज के बाद उसको होश आया तो उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने सच में उसकी माँ बैठी हुई है। उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की और यकीन करने की कोशिश की कि सच में ये औरत उसकी माँ है या फिर कोई और है, तो उसकी माँ ने बताया कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। ये सब सुनकर वो खुशी से खिल उठा था। वो बिल्कुल ठीक हो गया था और अपनी माँ से फौरन माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। फिर उसकी माँ ने उसे एक सच्चाई बताई, जिसे सुनकर मेरे भी होश उड़ गए थे और मैं सोच में पड़ गया था कि क्या कुदरत बिछड़े हुए लोगों को ऐसे भी मिला सकती है। दरअसल सूरज की माँ एक स्कूल में टीचर थी। जब सूरज की शादी हो गई थी, तब भी अपने बेटे की बहू के साथ उनकी बनती नहीं थी, लेकिन वो स्कूल में टीचिंग करने जाने लगी थी। मगर सूरज की पत्नी चाहती थी कि उसकी माँ टीचिंग ना करके घर में नौकरानियों की तरह काम किया करे। फिर उन्होंने घर में रहकर घर के काम करने शुरू कर दिए थे, लेकिन उन्हें फिर भी बच्चों के साथ बहुत लगाव था। इसीलिए उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को
ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हर दिन सुबह सवेरे वो अपने ही मोहल्ले के बच्चों को, जो उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, उनको स्कूल जाते हुए देखती थी और उन बच्चों को रोज ही एक नई सीख दिया करती थी। एक ऐसी सीख जिससे बच्चों को रोज कोई ना कोई एक नया मैसेज मिलता था। जब सूरज की माँ उसके मामा जी के घर रहने के लिए गई हुई थी, तब बच्चों को इस बात का अंदाजा था कि उनकी टीचर वहां नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई हैं। लेकिन वापस आने के बाद जो उन्होंने दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो कहा कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगी और तुम लोगों की छुट्टियां भी नहीं होंगी। मगर इसी दौरान सूरज उनको घर में ताले में बंद करके कनाडा चला गया। बच्चे रोज आस भरी नजरों से दरवाजे को तकते थे, पढ़ने के लिए भी जाने की आस में, और टीचर से रोज एक नई सीख लेने की आस भी उनके दिल में मौजूद थी। कुछ दिनों तक तो सूरज की माँ घर के अंदर ही अपना गुजारा करती रही, रोती रही। मगर एक दिन वो खिड़की के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी और चाहती थी कि कोई उन्हें इस घर से निकाल दे, क्योंकि अब इस बंद घर में उनका दम घुट रहा था। पहले तो काफी दिनों तक वो सोचती रही कि बेटा उनको इस घर में बंद कर गया है तो जल्द ही उनको यहाँ से निकाल भी देगा, मगर कोई भी उनको वहां से निकालने के लिए नहीं आया था। इसलिए वो खिड़की के पास बैठी जोर जोर से रो रही थी। अब उनको ये बंद घर काटने लगा था। मगर जब सुबह सवेरे आसपास के लोगों ने उनकी रोती हुई आवाज सुनी तो दंग रह गए कि आखिर रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। घर में ताला है, सुमित्रा जी को उनका बेटा अपने साथ कनाडा ले गया, तो फिर घर के अंदर से खनखनाहट की आवाज कहाँ से आती है? ऐसा क्यों लगता है कि दरवाजा कोई बजा रहा है, कोई रो रहा है? मोहल्ले वालों ने इस बात की तफ्तीश करने की कोशिश की तो पता चला कि सुमित्रा जी घर के अंदर हैं। उन्होंने घर के दरवाजे का ताला तोड़ा। मोहल्ले के लोगों को ये भी लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके घर में कोई चोर आ गए हों। और जो बच्चे सुबह अपनी टीचर से एक नई सीख लेकर स्कूल जाते थे, उनको भी लगता था कि घर में कोई मौजूद है, क्योंकि वो बच्चे हर सुबह बेचैन नजरों से दरवाजे को देखते थे और अपनी टीचर को तलाश करने की कोशिश करते थे। इस आस में रहते थे कि टीचर कहाँ गई। जैसे ही मोहल्ले वालों ने ताला तोड़ा तो देखा कि सुमित्रा जी घर में बेहोश पड़ी हुई हैं। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और दम घुटने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। मोहल्ले वालों ने उनका इलाज करवाया। मोहल्ले की एक औरत जो उनकी बहुत खास सहेली थी और उनके साथ ही पिछले समय में स्कूल में टीचिंग किया करती थी, उन्होंने सुमित्रा जी की बहुत मदद की। सुमित्रा जी का इलाज करवाया, सुमित्रा जी की सेवा की। फिर मोहल्ले की समिति के लोगों ने एक मीटिंग रखी और सुमित्रा जी से पूरी बात पूछी कि आखिर आप इस घर के अंदर क्या कर रही थी, आपका बेटा और बहू कहाँ पर है। उन्होंने मोहल्ले के लोगों को पूरी बात बताई और कहा कि अब मेरी जान भले ही बच गई है, मगर मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, घर के अंदर बंद करके। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरे बारे में पता ना चले। अगर आप लोग मुझे मौके पर नहीं बचाते तो मेरी जान जा सकती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरी हालत के बारे में कोई कुछ ना बताए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब भी यहाँ वापस आए तब उसे रियलाइज हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब मेरे बेटे को मेरी परवाह होगी और वो मेरी परवाह में तड़पते हुए यहाँ तक आएगा। सुमित्रा जी को ये बात पता चल गई थी कि सूरज कब इंडिया वापस आया। अपने घर आया, उसने घर का दरवाजा खोला। मोहल्ले वालों ने भी अच्छी एक्टिंग की। सूरज को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। सूरज फूट फूट कर रो रहा था, अपनी माँ के हाथ पैर पकड़कर उनसे माफी मांग रहा था। मगर वो माँ थी, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उनके ही बेटे ने अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए उसे तो उसके मायके छोड़ दिया, लेकिन अपनी माँ को घर के अंदर अकेला छोड़कर चला गया। उस औरत ने अपने बेटे को माफ कर दिया, यहाँ तक कि वो सूरज के आगे पीछे घूमती रही और सूरज उनको तलाश करता रहा। वो सूरज के आसपास ही रहती थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा किसी भी तरह उन्हें तलाश कर ले, मगर सूरज अपनी माँ को तलाश करने में हर बार नाकाम रहता था। इस बार जब सूरज का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को बचाया। उसे फौरन अस्पताल लेकर गई और अस्पताल जाकर उसे पूरी हकीकत से आगाह किया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जब हम कुछ गलतियां जानबूझकर करते हैं, उनका सिला हमें अनजानी गलतियों से भी ज्यादा बड़ा मिलता है। सूरज की माँ ने उसको उसकी पत्नी की हकीकत भी बताई कि तुम्हारी पत्नी कभी मेरे पास नहीं आई थी, बल्कि वो छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ा करती थी, छोटी छोटी बातों पर जानबूझकर मुझसे बहस करती थी, मगर तुमने हमेशा अपनी पत्नी की परवाह की। सूरज बहुत शर्मिंदा है, अपनी माँ से माफी मांगता है। उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो,
उन्हें फौरन ही माफ कर देते हैं। शायद बच्चों का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने माता पिता को माफ कर दें, बल्कि वो तो अपने माता पिता को हर छोटी सी गलती पर भी उन्हें सजा देने की तुलना में लगे रहते हैं। ये कहानी एक पछतावे के तौर पर है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कुछ गलतियां हम जानबूझकर कर लेते हैं, तब हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब हमें उन गलतियों का सिला मिलता है, तब हमसे वो सब कुछ सहन नहीं होता। और माता पिता के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले अपना अंजाम हमेशा सोच लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।